हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू 360 इन्फॉर्मेशन चैनल। तो गाइस यार, आपने कल की वीडियो देख ही ली होगी और आपको वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरी वाला कॉन्सेप्ट भी सारा समझ आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टोड। अगर हमारे ऊपर लॉ ऑफ टोड के अंडर सिविल केस के अंडर हमारे पर केस हो जाता है तो हम कौन कौन से जनरल डिफेंसेस ले सकते हैं। एक डिफेंस मैं समझा चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। आज हम चलते हैं वीडियो के आगे की तरफ। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया तो समझा चुका हूँ। ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा हो चुका, आप पिछली वीडियो में जाके दे सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम समझेंगे प्लेंटिफ ऑन रोंगडोर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ ग्रो, द प्राइवेट डिफेंस एंड मिस्टेक। ये दो कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। प्लेंटिफ ऑन रोंगडोर। सो जैसा कि आप नाम पढ़ ही रहे हैं इस डिफेंस का, प्लेंटिफ ऑन रॉन्ग डोर। मैं बोल रहा हूँ द प्लेंटिफ रॉन्ग डोर है ना, प्लेंटिफ ऑन रॉन्ग डोर। तो इसमें क्या होता है, अगर जिसने आप पे केस फाइल किया है वो खुद ही गलत है तो फिर वो आपको आपसे कंपनी और खुद गलत होने के साथ साथ आपके साथ आपको शूट नहीं कर सकता, आपसे कंपनसेशन नहीं ले सकता। तो इसमें हम सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द डिफेंडेंट असर्ट दैट द क्लेमेंट हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डोर, डिफेंडेंट जिस पे केस हुआ है वो साबित कर देता है जो जिसने कंपनसेट मांगा है वो ही रॉन्ग डोर है, इज नॉट एंटाइटल टू द डैमेज, देन इट डज नॉट मेंट दैट द कोर्ट विल डिक्लेयर हिम फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी बट ही विल नॉट लाइबल अंडर द हेड दिस हेड। ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस है बर्ड वर्सेस होलब्रोक। तो इस केस में क्या होता है, इसमें जो हमारा बर्ड है, जो ये वाला बंदा है जिसने केस फाइल किया है, ये जो डिफेंडेंट है उसने अपने गार्डन में स्प्रिंग गन्स लगाई हुई हैं अपने गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए और विदाउट कोई नोटिस। ये जो बंदा है हमारा, ये उसके गार्डन में ट्रेसपास कर जाता है बिना कोई उससे परमिशन लिए, बिना कोई नोट। और ट्रेसपास जब वो करता है उस गन्स के कारण, स्प्रिंग गन्स के कारण इसको डैमेज हो जाता है और ये जो डैमेज होता है ये भाई कोर्ट में जाता है और इस बंदे से कंपनसेट चाहता है कि इसकी गन्स के कारण मेरे को डैमेज हुआ है, स्प्रिंग गन्स के कारण मेरे को डैमेज हुआ है। पर कोर्ट कहता है कि इसमें जो डिफेंडेंट है उसने प्लेंटिफ ऑन रॉन्ग डोर का डिफेंड लिया है, जिसमें कि आप खुद ही उसकी लैंड में ट्रेसपास कर रहे हो। अगर आप किसी की लैंड में ट्रेसपास करते हो तो आप खुद ही गलत हो। ठीक है। होप करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, प्लेंटिफ द रोंग डोर। अब हम आगे चलते हैं। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये वाला तो सबसे आसान है याद करना, इनएविटेबल एक्सीडेंट, क्योंकि इसके नाम से ही ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाता है। कैसे इनएविटेबल एक्सीडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सीडेंट मीन एन अनएक्सेप्टेड इंजरी, दैट इंजरी कुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड और अवॉइडेड इन स्प्लिट ऑफ टेकिंग ऑल ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन ऑफ द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, देन इट इज़ कॉल्ड इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब मैं समझाता हूँ, इसकी डेफिनेशन को पहले समझें। इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स, सबसे पहले एक्सीडेंट का मतलब ये समझाते हैं कि अनएक्सेप्टेड इंजरी, दैट इंजरी कुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड और अवॉइडेड इन स्प्लिट ऑफ, सारे प्रिकॉशन एंड केयर लेने के बाद भी जो इंजरी को स्टॉप और अवॉइड नहीं किया जाता वो इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है। इसमें अब हम लैंडमार्क केस पढ़ते हैं स्टैंडले वर्सेस पोवेल का। इसमें क्या होता है, जो स्टैंडले और पोवेल है हमारे, ये भाई अपना हंटिंग के लिए जाते हैं। यूएस में चलता होगा हंटिंग वगैरह, इधर इंडिया में तो इतनी अब तो इलीगल भी है, वहाँ उस समय चलता होगा। ठीक है। स्टैंडले वर्सेस पोवेल, ये दोनों बंदे हंटिंग के लिए जाते हैं। जिसमें हमारा पोवेल जो बंदा था, इसने हंट करने के लिए अपनी गन चलाई और गन पेड़ में से जो बुलेट है टकरा के हमारे स्टैंडले को लग गई गन। अब ये सबसे पहले क्या होगी, अनएक्सेप्टेड इंजरी।
कि उसने तो नहीं सोचा था कि मैं उधर चलाऊँगा इसके जाके लग जाएगी। दूसरी, अब प्रिकॉशन तो लिए ही थे ना उन्होंने, उसने तो उधर चलाई थी, यहाँ तो वो इसकी साइड चलाता तो प्रिकॉशन ना लिए होते, ठीक है। तो स्टैंडले ने भाई केस कर दिया कि उसने गोली चलाई और मेरे पे इंजरी हो गई, अब मेरे को कॉम्पनसेट चाहिए। कोर्ट कहता नहीं नहीं भाई स्टैंडल है, ए वापस आ जा वापस, तेरे को कोई कॉम्पनसेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है, उसने सारे प्रिकॉशन लिए है और वो उसकी कोई इंटेंट नहीं था तेरे को हार्म करने के लिए, तो इसमें वो लाइबल नहीं होगा बंदा, ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट ऐसे है। ये एक और केस है जो आगे मैंने लिखा हुआ है, असम स्टेट ऑफ को, ये केस भी तुम पढ़ सकते हो, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है। अब एक्ट ऑफ गॉड, ये सबसे अच्छा डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड का। ये एक तरह से कंप्लीट डिफेंस है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर, और इसमें इतना अच्छा लैंडमार्क केस है ना, ये तो आपको केस याद होना ही चाहिए, ये तो एक तरह से बच्चे बच्चे को, लॉ के स्टूडेंट को याद होता है केस। सो एक्ट ऑफ गॉड समझ लेते हैं। एक्ट ऑफ गॉड सर्व एज अ गुड डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज अ वैलिड डिफेंस इन रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी भी मैं आपको जब लाइबिलिटीज़ आएंगी उसमें समझाऊंगा ये लाइबिलिटी क्या है। अब हम आज की वीडियो में हम डिफेंस पढ़ लेते हैं, इसका डिफेंस क्या है। अब एक्ट ऑफ गॉड के अंडर क्या है, जब कोई नेचुरल कोजेस के कारण, कोई तूफान के कारण आपका घर टूट गया, तूफान के कारण कोई फ्लड आ गया तो आपका घर टूट गया, किसी का घर टूट गया, वो आपके घर ऊपर गिर गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका घर मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर गिरा है तो मेरे को कंपनसेट चाहिए। ये तो एक्ट ऑफ गॉड है ना उस बंदे का, भाई क्या इसमें कसूर है। तो इसमें हम केस पढ़ सकते हैं रैलन वर्सेस फ्लेचर। ये केस में क्या हुआ, रैलन जो हमारा इसके घर में ना वो इस कोयले की खान कोई ऐसी चीज़ थी जो पानी से ख़राब हो सकती थी, तो इसने अपने घर में वो रिज़र्व, दूसरे बंदे जो हमारा फ्लेचर है, उसने बिल्डर की हेल्प से अपने घर में एक पानी का रिज़र्व बना लिया, पानी वाटर रिज़र्व बना लिया उसने अपने घर पे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, वो रिज़र्व भर गया और वहाँ उसके जो रैलन के घर पे जाके जो उसके गुड्स थे वो ख़राब कर दिए, और एलन ने कहा भाई इसके वाटर रिजर्व के कारण मेरे को गुड्स खराब हुए। इसमें हमारा जो फ्लेचर था वो लाइबल तो हुआ, वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं ले पाया, पर पर अगर क्योंकि उसने अपने घर में खुद रिजर्व बनाया था ना, इसमें नेचुरल फोर्स थी, वाटर तो आया, पर हाँ उसके खुद अगर वो नेचुरली बना होता फिर जाके हो जाता तो वो डिफेंस ले सकता था। तो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस आप ऐसे ले सकते हो। अब जो नेक्स्ट डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस, ये तो वैसे हमारे इंडिया में डिस्कस होता भी रहता है, और आपको ये बता भी देते हैं प्राइवेट डिफेंस। The law has given a permission to protect one's property and life, for that it is a law to use some reasonable force। अब भाई इसको जरूर सुन लेना, ये मत मिस करना, reasonable force to protect himself and his property। अब reasonable force मैं बार बार बोल रहा हूँ, reasonable force जरूर देख लेना। अब मैं आपको reasonable force समझाता हूँ एज ऐसे ही एग्जाम्पलरी। एक बंदा है, दूसरा बंदा है, आप इसको जाके चक्कू मार दिया, आप फिर ऐसे नहीं डिफेंस ले सकते भी, प्राइवेट डिफेंस के अंदर मेरे को लग रहा था कि वो मेरे को मारेगा। आप एक बंदे को या दूसरे बंदे को तभी मार सकते हो जब आपकी भी जान को खतरा हो, तो ही प्राइवेट डिफेंस होता है। अब हम केस पढ़ लेते हैं वर्ड वर्सेस होलब्रुक का। इस केस में वही, जैसे आपने केस पढ़ाई है ये पहले भी, है ना, ये वही केस है, उसने आपने गार्डन के द्वारे वो लगाई हुई थी इलेक्ट्रिक वायर, इसने ट्रेस पास किया अपने घर के लिए जाने के लिए, और उसको वो इंजर्ड हो गया, उसने कंपनसेट मांग लिया, इसने प्राइवेट डिफेंस का भी एक तरह से लिया था डिफेंस, तो इसको डिफेंस मिल गया और बर्ड को कुछ नहीं मिला, कंपनसेट कुछ नहीं मिला, उसने ट्रेस पास किया था तो इसके लिए, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस तभी आप रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हो
विदाउट रीजनेबल जस्टिफाई होनी चाहिए। हाँ, कोई आपके थप्पड़ मार रहा है तो आप ऐसे नहीं भी उसके चक्कू मार दोगे, आप उसका थप्पड़ रोक सकते हो, इतनी सी फोर्स ही यूज़ कर सकते हो। तो यही थे आज के हमारे तो डिफेंस। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो अच्छी तो लगी ही होगी, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी ऐसी न्यू न्यू वीडियो आती रहेंगी, एक दिन छोड़ के मैं वीडियो डाला करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।